आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का महत्वपूर्ण कंटेंट भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए है। शेखावाटी मिशन 100 कक्षा 12th के लिए और अपना 17/2025 और इतिहास विषय की ये महत्वपूर्ण PDF अपनी बुकलेट है, उसका हम सरल और सहज विश्लेषण करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये महा एपिसोड होने वाला है और अपना जो कंटेंट होगा वो होगा अपना इतिहास विषय का। प्यारे प्यारे विद्यार्थी क्या करते हैं, कंटेंट को डाउनलोड कर लेते हैं, PDF फॉर्म में ले लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ PDF फॉर्म में लेने से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसको समझना भी पड़ेगा। मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूँगी और फिर मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत होगा, तो आप सहज और सरल होकर सुनने का प्रयास करें। आपके पास अगर PDF है तो उसको भी खोल के बैठ जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, समझने का प्रयास करें। हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके और अस्थियां, अंक भार 6 का अपना चैप्टर होगा। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास विषय को अगर आपने ये समझ लिया कि इतिहास है क्या, जो प्राचीन समय की बातें हमें बताता है, वो विषय है इतिहास। बीती हुई घटनाओं के बारे में बताने वाला जो विषय है वो है इतिहास। जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे पहले, उसने उन राजाओं महाराजाओं ने किस प्रकार से अपनी शासन और प्रशासन व्यवस्था को चलाया, उसके बारे में बताने वाला है इतिहास। हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता हुई। सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी है, आपको पता है कि सिंधु नदी कहाँ से बहती है, हिमालय से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाती है। अपने जम्मू कश्मीर से निकल के पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, उसकी घाटी को कहते हैं सिंधु घाटी और वहाँ एक सभ्यता विकसित हुई, उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे पहले सिंधु घाटी का जो स्थल खोजा गया उसका नाम था हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से हमें जो सबूत मिले हैं वो मिले हैं, जैसे ईंट मिली, मनक्के मिले हैं और अस्थियां मिली कि लोगों की अस्थियां, पशुओं की अस्थियां होती हैं जो मरे हुए इंसान के जो प्रूफ के रूप में हड्डियां वगैरह मिल जाती हैं, उसको कहते हैं अस्थियां। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इस चैप्टर से प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था? मनके कौन सा स्थल था? वो था चौहुंदड़ो, जो कि वर्तमान में कहाँ है, भारत में नहीं है, पाकिस्तान की तरफ है। 1944 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? IM व्हीलर। सर्वेक्षण विभाग के आद शिव मोहर कौन से पुरा स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये प्यारे विद्यार्थियों मोहनजोदड़ो से हुई है। कौन से स्थल से बाजरे के दाने के पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो कौन सा स्थान है? गुजरात। तो गुजरात से हमें ऐसे सबूत मिले हैं कि उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाजरा खाते थे। ये सबूत मिले। बाजरा मतलब, बाजरा आप जानते हो, गेहूं, बाजरा, तो ये बाजरा है जो कि राजस्थान की प्रमुख फसल है, बाजरा। किस पुरातत्ववेत्ता के नेतृत्व में धौलावीरा में उत्खनन का प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ RS बिष्ट के नेतृत्व में। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन किससे बने होते थे? तो पक्की ईंटों से बने होते थे भवन। ईंट कैसी यूज होती थी? पक्की, कच्ची ईंटें नहीं होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कों का निर्माण किस पद्धति से होता था? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये होता था ग्रिड पद्धति। और ग्रिड पद्धति होती है जो कि समकोण पे काटती है, उसको कहते हैं ग्रिड पद्धति। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी मिली है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों, पूछा हुआ है कितनी मिली संख्या थी? वो थी 700। कौन से हड़प्पाई पुरा स्थल से एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाने के प्रमाण हैं वो मिले हैं? तो यह है राजस्थान का हनुमानगढ़ में स्थित कालीबंगा। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार मतलब, विशाल का मतलब बड़ा, स्नानागार मतलब जहाँ स्नान करें लोग, नहाने के लिए काम में ले, उसको कहते हैं। तो वो जलाशय के तल में जाने के लिए कौन से भाग में सीढ़ियाँ बनी होती थी? वो भाग होता था उत्तरी भाग भी और दक्षिणी भाग भी। तो A और B दोनों सही हो जाएंगे।
अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में इस चैप्टर से जो प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है पुरातत्वविद संस्कृति का प्रयोग किसके लिए करते थे। तो इस संस्कृति का प्रयोग जो पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते थे। पुरा मतलब प्राचीन, पुरातत्वविद मतलब प्राचीन वस्तुओं प्राचीन स्थानों की खोज करने वाले जो विद्वान होते हैं, प्राचीन संस्कृति की खोज करने वाले विद्वान होते हैं उनको कहते हैं पुरातत्वविद, जो एक विशिष्ट शैली से निर्मित होते हैं और ये सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंधित होते हैं। भौगोलिक क्षेत्र मतलब कहाँ पे उसकी खोज हुई, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। कालखंड मतलब एक समय विशेष की। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख पुरावस्तुओं के नाम लिखने तो जो मन्नके हैं, मोहर हैं, बाट हैं। बाट किसे कहते हैं? तोलने के जो पहले बाट वर्तमान में भी हैं, वर्तमान में पक्के बाट हैं। उस समय के बाटों की अपनी अलग विशेषता हुआ करती थी। पत्थर के फलक हैं, पक्की हुई ईंटें हैं, ये उस समय की प्राचीन यानी पुरावस्तुएं थी। हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों के कौन से अनाजों के अवशेष प्राप्त हुए? अनाज जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा और चावल। वर्तमान में भी हैं ये फसलें और उस समय भी सबूत मिले। हड़प्पा स्थलों से मिली हड्डियों के आकार, आधार और मवेशी और जंगली जानवरों के नाम बताने, यानी जो सबूत मिले हमें हड्डियों के उसके आधार पे कह सकते हैं कि उस समय क्या थी। मवेशियों में जैसे भेड़, बकरी, भैंस और सुअर हुआ करते थे। जंगली जानवरों में जैसे सुअर, हिरण, घड़ियाल। हड़प्पावासी खेत जोतने के लिए कौन से साधनों का प्रयोग करते थे? बैल और हल का उपयोग करते थे। ये अपना जो कंटेंट है प्यारे विद्यार्थियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका इतिहास विषय में एक भी मार्क्स है वो कटेगा। खेत जोतने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? जैसे बैल है और हल है। वर्तमान में तो बैल से और हल से बहुत कम ये खेत जोतने में काम आते हैं। वर्तमान में तो नई नई मशीनें आई हुई हैं, ट्रैक्टर हैं और हैं। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये बनवाली से मिले हैं। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले पूछा हुआ है। कौन से पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से। हड़प्पावासी द्वारा फसल कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों के नाम क्या हैं? तो ये फलक और धातु के औजार जो लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए होते थे उन्हें कहते थे फलक और धातु के औजार। उन दो पुरास्थलों के नाम बताने। पुरा यानी प्राचीन स्थल जिनके आधार पर पुरातत्ववेत्ता मानते थे कि हड़प्पाई लोगों द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। तो ये नहर के अवशेष मिले हैं कहाँ पे? अफगानिस्तान में सोतुगई में। और जलाशय के अवशेष मिले हैं गुजरात के धोलावीरा में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जलाशय यानी तालाब के अवशेष कहाँ मिले हैं? गुजरात में, जो कि जगह है धोलावीरा। नहर के अवशेष मिले हैं अफगानिस्तान में जिसका नाम है सोतुरगई। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पीसने के लिए जो साधन होता था उसका नाम था चक्की, और वो कौन सी होती थी? अवतल चक्कियाँ। किन्हीं दो आरंभिक हड़प्पा स्थलों के नाम बताने। प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने इतिहास विषय को अब तक नहीं पढ़ा, किसी भी कारण से कोई भी परिस्थिति आपके सामने आ गई हो या आपने लापरवाही कर दी हो, तो भी अब भी इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आप पूरे मेरे से पूरे प्रश्न हैं वो जो भी प्रश्न आपके सामने होंगे उनके आंसर आप जरूर देख के आएंगे। किन्हीं दो आरंभिक हड़प्पा स्थलों के नाम बताने। अमीरी, नाल और कोट दीजिए। किन्हीं दो विकसित हड़प्पा स्थलों के नाम बताने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कब और किसके द्वारा होती है? तो 1924 में होती है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक जॉन मार्शल द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? हड़प्पाई मोहर है, जो किससे बनी होती थी? सेल खड़ी के पत्थर से। और मोहर सेल खड़ी के पत्थर से ही क्यों बनाया जाता था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को 1875 में बनाया गया था। अवतल चक्कियां हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? ये हुई मोहनजोदड़ो से। शंख से वस्तुएं बनाने के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। वो है नागेश्वर और बालाकोट।
परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कितना किया गया है? ये किया गया 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। कौन से हड़प्पा स्थलों से पूरी बस्ती किलेबद्ध थी, ऐसा पता चलता है? तो ये चलता है धोलावीरा और लोथल, जो कि गुजरात में है। मनक के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग होता था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मनके, कॉर्निलियन, जैस्पीर, स्फटिक, क्वार्टज और शेल खड़ी, तांबा, कांसा और सोना, इन धातुओं का प्रयोग, इन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाकालीन भवनों में भूमि तल पे बनी दीवारों में खिड़कियों की अनुपस्थिति किस ओर इशारा करती है? तो ये लोगों को अपनी एकांतता को ये सबूत है कि उस समय लोग एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, यानी एकांतता को दिए जाने वाले महत्व को। मोहनजोदड़ो की ऐसी सार्वजनिक संरचनाएं कौन सी जिनका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया गया है? तो एक तो माल गोदाम और एक विशाल स्नानागार। माल गोदाम होता है जिसमें सामान है वो स्टोर किया जाता है, उसको कहते हैं माल गोदाम। और एक विशाल स्नानागार, यानी जो स्नान करने का बड़ा, आज के समय कहते हैं ना अपन बाथरूम। फारियांस क्या है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो घिसी हुई रेत और बालू और रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर जो कीमती पदार्थ, जिनसे कीमती छोटे छोटे पात्र बनाए जाते थे, उनको कहते हैं फ्रांस। पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न बस्ती कौन सी थी? ये थी चहुंदड़ो। मनकों में छेद करने के लिए कौन से उपकरण कहाँ से मिले? मनकों में छेद करने के जो उपकरण हैं वो भी चहुंदड़ो, लोथल और धोलावीरा। लाजवर्द मणि का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा था? वो था सुदूर अफगानिस्तान और सुतूरगई के निकट। कॉर्नियल कहाँ से प्राप्त किया गया? गुजरात के बड़ौद से। हड़प्पा काल में मोहर निर्माण हेतु सेल खड़ी कहाँ से प्राप्त की गई? दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात से। तांबे की असाधारण संपदा कहाँ से मिली है? गणेश्वर की सभ्यता, जोधपुरा की सभ्यता, जो कि खेतड़ी झुंझुनू में। तांबा उत्पादन के लिए आज भी खेतड़ी का झुंझुनू प्रसिद्ध है। तो ये तो आप याद रख ही सकते हैं कि तांबे के सबूत कहाँ से मिले? गणेश्वर सभ्यता का स्थल है ये। हड़प्पाई तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो खेतड़ी के गणेश्वर, जोधपुरा से। और अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पे स्थित ओमान से। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान का उल्लेख किसके लिए हुआ है? ओमान के लिए। तांबे के लिए स्रोत के संदर्भ में मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बहरीन द्वीप के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, 2 मॉडल पेपर सहित आपको पूरा करवाया जाएगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मेसोपोटामिया के लेखों के मलूहा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मलूहा शब्द। तो मलूहा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाविक या नाविकों का देश। पुरातत्वविदों के अनुसार मलूहा का हजा पक्षी क्या था? मोर। मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश किसे कहा गया है? मलूहा किसको कहा गया है? हड़प्पा या सिंधु सभ्यता को। ऋग्वेद में उल्लेखित पूर्व शब्द का अर्थ क्या? प्राचीन किला या गुड। जो गढ़ होते हैं उनको कहते हैं पूर्व। पुरंदर किसे कहा गया है? तो आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर यानी गढ़ विध्वंसक कहा गया है। हड़प्पा के समान मोहरें मोहनजोदड़ो के किस पुरा स्थल से खोजी गई हैं? वो खोजी गई हैं किस पुरातत्वविद ने खोजी, यानी कौन सा विद्वान है जिसने खोजी है? हड़प्पा के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की है? राखालदास बनर्जी ने। खुदाई में एक समान क्षैतिज इकाइयों के बजाय नई तकनीक टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण का आरंभ किसके द्वारा किया गया? ये है REM व्हीलर द्वारा। वेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा और लोथल से। वेदी जानते हो ना आप, कि यज्ञ करने के, जब यज्ञ किया जाता है तो बनाई जाती हैं आकृतियां बनाई जाती हैं जिसमें यज्ञ किया जाता है, उनको कहा जाता है वेदी। और यज्ञ करने के सबूत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। किन संरचनाओं को अनुष्ठान के महत्व का माना गया है? तो मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार और कालीबंगा और लोथल की वेदियों को। अनुष्ठान भी हवन ही होता है, वेदी भी हवन के ही काम आती है। ऋग्वेद का संकलन काल माना गया है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ विषय में किन्हीं 2 टिप्पणी लिखनी है।
तो जल निकासी प्रणाली, पक्की नालियां हुआ करती थी, तो जल निकासी प्रणाली याद कर लें। हड़प्पा की लिपि याद कर लें, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता याद कर लें, यहाँ से तांबा उत्पादन की प्रमुख संस्कृति है। तांबा यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो यूज करते थे। बाट प्रणाली, तोलने की जो बाट होते थे उस समय किस प्रकार की हुआ करती थी, तो निकासी, जल निकासी के लिए आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। गणेश्वर सभ्यता को प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से याद कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता में जो रहस्यमय लिपि थी, रहस्यमय मतलब उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको रहस्यमय लिपि कहते हैं। और ये लिपि में कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, कितने चिन्ह हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। दाएं से बाएं लिखी जाती थी ये लिपि। बाट प्रणाली किस प्रकार की थी उस समय, तो ये सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते थे। ये बाट चर्ट नामक पत्थर, कौन से पत्थर से बने होते थे, ये भी मोस्ट है। इस पत्थर का नाम याद रखें आप, किससे बने होते थे, चर्ट नामक पत्थर से। सामान्यतः किसी भी प्रकार के निशान से रहित, यानी इन पे किसी प्रकार का निशान नहीं होता था, घनाकार होते थे, घन के आकार का। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी जैसे इस प्रकार से होते थे। इनकी ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसार हुआ करती थी। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में, उन्नत मतलब एक अच्छी अवस्था में थे, आंतरिक मतलब अपने आसपास के क्षेत्रों से, विदेशी यानी दूसरे देशों से। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार वाणिज्य की स्थिति, व्यापार और वाणिज्य में आप क्या बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का आंतरिक व्यापार अवस्था उन्नत अवस्था में था। इसका कैसे आप उदाहरण देंगे कि ये शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके, जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर बालाकोट से शंख आसानी से उपलब्ध हो जाता था, बस्तियां स्थापित की थी। अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के प्राप्ति स्थल के निकट सुदूर अफगानिस्तान में सोतोगही नामक बस्ती का निर्माण किया गया था। तो ये कौन कौन से पत्थर, कहाँ से इनको धातुएं थी वो प्राप्त होती थी। तांबा के लिए राजस्थान का जो खेतड़ी जोधपुरा है और गुजरात है, यहाँ से प्राप्त हो जाती थी। तो इनका व्यापार आपको बताना है। ये तो हो गया आंतरिक व्यापार। फिर आप दूर क्षेत्रों से, सुदूर मतलब दूर, या विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार में ये कहाँ से माल मंगवाते थे और कौन से सामान मंगवाते थे, कौन सा सामान इनके द्वारा भेजा जाता था उन देशों को, इसको कहते हैं व्यापार। तो सिंधु वासियों ने अपने समकालीन विदेशी सभ्यताओं के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, यानी विश्व की दूसरी सभ्यताएं थी उनसे सिंधु सभ्यता के लोगों का आयात निर्यात हुआ करता था। जैसे आयात खेतड़ी के अलावा जो तांबा था वो ओमान, जो कि विदेशी व्यापार में आ गया। मेसोपोटामिया के पुरास्थलों से प्राप्त हड़पाई, मोहर, बाट और मन के विदेशी व्यापार की पुष्टि करते हैं। और प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा का मलुहा नाम से संबोधित किया गया है। प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा को किस शब्द से संबोधित किया गया है, मलुहा। और मलुहा के लिए हमने क्या देखा था, कौन से नाविक हमने देखा था, वो याद रखें। हड़प्पा काल में सामुद्रिक व्यापार, समुद्रिक मतलब समुद्र से व्यापार होता था, वो भी उन्नत अवस्था में था। मन के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है कि मन के किससे बनाए जाते थे, सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो क्यों सेलखड़ी पत्थर का ही उपयोग क्यों करते थे, क्योंकि ये मुलायम पत्थर होता था और सेलखड़ी चूर्ण के लेप के सांचे में डालकर सूक्ष्म मनकों का निर्माण किया जाता था। फिर कॉर्नियल का और पत्थरों के पिंडों के अपकृष्ट जो आकार उनको तोड़ा जाता था, तो इस प्रकार से मनकों का निर्माण किया जाता था। चौहंदड़ों का लोथल महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैसे चौहंदड़ों, लोथल, धोलावीरा से मन के निर्माण के उपकरण के जो साक्ष्य हैं वो मिले। हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हो गया था, ये भी मोस्ट है, उल्लेख कीजिए। कोई 3 कारण देने हैं कि विद्वानों ने माना कि हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी डेवलप सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई। तो इतनी बड़ी सभ्यता खत्म होने के कारण क्या क्या बताए गए हैं,
तो संभावित जो कारण हैं वो बताए गए कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु जो नदी है उसने अपना मार्ग बदल लिया होगा, जलवायु परिवर्तन हो गया इसलिए सब हड़प्पा सभ्यता वो नष्ट हो गई। सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी में बाढ़ आ गई इसलिए भी समाप्त हो गई। नदियों के सूख जाने के कारण रेगिस्तान जो इलाका था वो पूरा क्या बन गया, बालू के बड़े बड़े टिब्बे बन गए, टीले बन गए, यानी रेगिस्तान में डेवलप हो गया, रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया कहने का मतलब। तो इसलिए भी वो ये सभ्यता खत्म हो गई होगी। वनों की कटाई के कारण भूमि में नमी की कमी रह गई होगी और रेगिस्तान का प्रसार होने से भी, क्योंकि जहाँ विकट जलवायु होती है तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते, तो इसलिए हो सकता है ये जो सभ्यता है खत्म हो गई हो। सुदृढ़ एकीकरण के अभाव में, यानी इन लोगों में एकीकरण नहीं होता था, इसलिए भी ये हो सकता है कि हड़प्पाई राज्य हैं उनका अंत हो गया होगा। मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। एक तो नियोजित शहरी केंद्र, नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग से, प्लान बनाकर किसी शहर को बसाया जाए, उसको डेवलप किया जाए। और गृह स्थापत्य, इनके घर बनाने की जो स्थापत्य कला होती थी उसके बारे में बताना है। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, व्याख्या कीजिए, ये बताना है। मोहनजोदड़ो को गृह स्थापत्य की 3 विशेषता बतानी कि ये घर बनाते थे उनमें कौन सी स्थापत्य कला का इनके द्वारा प्रयोग है वो होता था। तो नियोजित शहर में आप बताएंगे कि शहर है वो किस प्रकार से बसा होता था। तो सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल मोहनजोदड़ो की बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू होता था वो होता था शहरी केंद्र का विकास। जैसे 2 भागों में होता था मोहनजोदड़ो की बस्तियां, एक तो होती थी दुर्ग और एक होती थी निचला शहर। दुर्ग के रूप में और निचले शहर के रूप में 2 भागों में बटी हुई थी। दुर्ग की ऊंचाई का कारण ये था कि ये यहाँ की संरचना कच्ची मिट्टी के चबूतरों पे बनी होती थी। दुर्ग की दीवारों में से घेर कर निचले शहर से अलग कर दिया जाता था और निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। और एक बार चबूतरों से यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों का एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहली बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार क्रियान्वयन किया। मोहनजोदड़ो में दुर्ग भाग की प्रमुख इमारतें माल गोदाम एवं विशाल स्नानागार मानी गई। फिर भवन स्थापत्य किस प्रकार से हुआ करता था तो इसको अच्छे से याद कर ले प्यारे विद्यार्थियों। नालियां किस प्रकार से बनी होती थी। मोहनजोदड़ो की दुर्ग भाग की प्रमुख संरचनाओं पर प्रकाश डालिए। दुर्ग भाग की संरचनाएं अभी देखा ना हमने, माल गोदाम और एक देखा विशाल स्नानागार। तो ये पक्की ईंटों से बने होते थे, कच्चे ईंटों से बने होते थे। नालियां किस प्रकार से बनी होती थी। विशाल स्नानागार क्या वो तो बता ही दिया कि स्नान करने का एक महत्वपूर्ण स्थल होता था। और ये आयताकार जलाशय होता था, चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है और जलाशय के तल पे जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी होती थी। जलाशय के किनारे पे ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग करके, गारा होता है ना जिसको मिट्टी वो मिलाकर करते हैं तैयार, जिप्सम का बनाते थे। इसमें किसका बनाते थे, जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया जाता था। और इसके 3 और कक्ष बने थे जिसमें बड़ा कुआं कौन कौन हुआ करता था, बड़ा कुआरे गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानागार होते थे। और संभवतः इस स्नानागार का प्रयोग किसी विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए ही किया जाता होगा, ऐसा भी माना गया है। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। आरंभिक समय में राज्य कैसे चलाते थे, उनकी अर्थव्यवस्था यानी उनके राज्य चलाने के लिए पैसे कहाँ से आते थे, राजा की स्थिति क्या थी, किसान की क्या थी, किसान यानी अंक भार 6 का अपना चैप्टर है। बड़े ही सरल और सहज रूप से आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिप पूछा हुआ प्रश्न है। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, 16 महाजनपद। जनपद का मतलब है जहां लोग रहते थे। महा मतलब छोटे छोटे इलाकों को जोड़कर बड़ा इलाका बना दिया जाता था, उसको कहते थे महाजनपद।
अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा कैसी थी? ब्रह्मी और प्राकृत भाषा हुआ करती थी। अशोक के अभिलेखों की अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये चाणक्य हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध है। और मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली क्यों था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह। मौर्य वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको 2 राजधानियां मिलेंगी मगध की। एक तो मिलेगी प्रारंभिक और एक मिलेगी बाद में। तो राजगृह पहले की थी, पाटलिपुत्र दूसरे नंबर की थी। तो प्रारंभिक पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? राजगृह। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। हाँ, इसको करेक्ट करें प्यारे विद्यार्थियों। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? क्योंकि इतनी बड़ी पीडीएफ बनाते हैं तो कहीं न कहीं मिस प्रिंट हो ही जाता है। पटना, बिहार। शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजाओं ने जारी किए थे? तो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। और कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र, कौन सा पुत्र? देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? कुषाण शासक। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? तक्षशिला। और वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पे है? पाकिस्तान में। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ मनुस्मृति है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। चांदी और तांबे से बने प्राचीनतम सिक्के हैं, आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के कौन से होते थे? तांबे और चांदी के सिक्कों को प्राचीन समय में जो ये धातु चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे उनको कहते थे आहत सिक्के। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों के द्वारा चलाए गए? कुषाण शासकों के द्वारा। किस शासक के लिए देवनामपिरी उपाधि का प्रयोग किया गया है? तो ये अशोक के लिए किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, कलिंग विजय किस शासक ने की है? तो ये की है अशोक ने। मौर्य साम्राज्य मगध की राजधानी कौन सी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को क्या कहा गया है? तो जातक कथाएं कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हर्ष चरित्र की रचना किसने की है? बाण भट्ट ने। प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है? श्रेणी। उत्पादक और व्यापारी का एक ग्रुप होता था, उसको क्या कहा गया? श्रेणी। कौन से ग्रंथ से बताया गया कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है? तो ये गंधविंतक जातक में। ऐसा राज्य जहाँ कई लोगों का समूह शासन करता था, इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। वे किस नाम से प्रसिद्ध थे? गण और संघ के नाम से। जातक कथाओं की भाषा कौन सी है? पाली भाषा। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। मोस्ट इंपोर्टेंट, मुद्रा शास्त्र किसको कहा गया है? सिक्कों के अध्ययन को। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के संबंध में क्या कथन है? तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पे प्रियदर्शी यानी मोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। ये सब रिसर्च करने वाले जो विद्वान थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। उपयुक्त सभी हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में प्यारे विद्यार्थियों ये आप अच्छे से याद कर लें। मगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए समिति बनाई थी और उसकी उप समितियाँ कितनी थी? 6 उप समितियाँ हुआ करती। दक्कन और उसके दक्षिणी क्षेत्र में स्थित तमिलकम किन सरदारों का उद्भव हुआ? तो चोल भी, चेर भी और पांडे भी। इन सब का वो उपरोक्त सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल क्या है? वह ब्राह्मी लिपि। सभी लिपियों की जो मूल लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। वर्मा जी के नाम से याद कर ले, याद हो जाएगा। पश्चिमोत्तर अभिलेख में प्रयुक्त लिपि कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? खैरोष्टी लिपि। पश्चिमोत्तर यानी भारत का जो अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है वहाँ कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई? खरोष्टी। रिक्त स्थानों में गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों के कई लोगों का समूह शासन करता था, उनको कहते थे गण और संघ। भगवान महावीर का और भगवान बुद्ध
गणों से संबंधित थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनका शासन कहाँ तक फैला हुआ था? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक। तो अफगानिस्तान पहले भारत का ही भाग हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। 1900 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान है वो भारत से अलग हुआ है। धम्म और प्रचार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, उसको कहते हैं धम्म महामात्र। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धम्म महामात्र कौन हुआ करता था? तो अशोक के समय धर्म का प्रचार करने वाला एक अधिकारी होता था। शिल्पी का धर्म है, तमिल महाकाव्य है शिल्प की धर्म। कुषाण शासकों की विशाल काय मूर्तियां, विशाल मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियां कहाँ लगाई गई थी? उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास। कुषाण शासकों से कुषाण शासकों को प्रेरित करने वाले चीनी शासक स्वयं को क्या कहते थे? सौवर्ग पुत्र, सौवर्ग से आए हुए पुत्र। गुप्त शासकों का इतिहास किन स्रोतों की सहायता से लिखा गया? तो इनके साहित्य जो इनके स्रोत मिले हैं वो हैं, जैसे साहित्य मिल गया, सिक्के मिल गए, अभिलेख मिल गए उस समय के कवियों के द्वारा, राजाओं या स्वामियों की जो प्रशंसा में लिखे जाते थे उसको कहते थे प्रशस्ति पत्र। तो उनके सहयोग से भी ऐसा हुआ है। इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्रसिद्ध है प्रयाग प्रशस्ति। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। और ये हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का राजकवि। किस भाषा में की? संस्कृत में। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण शक शासक रुद्रदामन ने किस खास तौर से क्यों, किसान थे वो, खास तौर से क्यों त्रस्त रहते थे? त्रस्त मतलब दुखी, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए इन पे बड़े बड़े टैक्स लगा देता था, यानी बड़े बड़े करों की मांग करता था। पाली भाषा में गणपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव के किन वर्गों का उल्लेख हुआ है? मनुस्मृति क्या है? तो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मनुस्मृति क्या संस्कृत भाषा में लिखा गया। कब लिखा गया? 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईसा के बीच में। जातक कथाओं के अनुसार करों से बचने के लिए जनता क्या उपाय करती थी? राजा बड़े बड़े कर लगाते थे, उससे बचने के लिए जनता क्या करती थी? बेचारी दुखी रहती थी कि राजा को टैक्स दें या अपना पेट भरे, तो वो उससे बचने के लिए जंगल की ओर भाग जाते थे। भूमिदान क्या थे? तो वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्था या ब्राह्मणों को दिए गया दान होता था, उसको कहते थे भूमिदान। आरंभिक भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, जिसने अपनी जो पति है उसकी मृत्यु हो जाने के बाद शासन किया, वो कौन थी? प्रभावती गुप्ता। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाण भट्ट। किन लोगों पर अधिकारियों सामंतों का नियंत्रण नहीं था? ऐसे कौन से लोग थे जिन पे सामंतों का नियंत्रण नहीं हुआ करता था? तो वो होते थे एक तो पशुपालक, एक संग्राहक और एक शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़। उत्तरी कृष्ण मार्जिन पात्र किसे कहा गया? तो ये कहा गया उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियों को, जिन पर चमकदार कली चढ़ी होती थी, उनको क्या कहा गया? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। श्रेणी क्या थी? उत्पादक और व्यापारियों का संघ। सबसे पहले कौन से सिक्के? चांदी और तांबे के 8 सिक्के शुरू किए गए थे। पंजाब और हरियाणा में योद्धे कबाली गणराज्यों के सिक्के जारी हुए। प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। प्रतिवेदक कौन थे और इनकी नियुक्ति कौन करता था? सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त लोगों के समाचार राजा तक पहुंचाने वाले जो संवाददाता होते थे उनको क्या कहते थे? प्रतिवेदक। तो इनकी नियुक्ति अशोक ने की थी। अशोक के धर्म के सिद्धांत क्या थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सरल थे और सार्वभौमिक थे। सरल यानी जो सबको समझ में आ जाए, सार्वभौमिक यानी सब तक पहुंच भी सके। प्रभावती गुप्त का दंगुल गांव का दान किसे किया गया था? आचार्य चंद्रलाल स्वामी को। कुटुंबीन कौन होते थे? गांव के गृहस्थ और कृषक होते थे, उनको कुटुंबीन कहा जाता था। मौर्यकालीन सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तार से किस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है? अर्थशास्त्र में, जिसकी रचना की है
कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम है चाणक्य। मौर्य वंश की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो उनका राज दरबारी कवि था चंद्रगुप्त का, कौन? मेगस्थनीज, और उन्होंने पुस्तक लिखी इंडिका। और एक था चंद्रगुप्त का मंत्री कौटिल्य, जिसकी रचना है अर्थशास्त्र। एक अशोक के अभिलेख, एक जैन और बौद्ध पौराणिक ग्रंथ प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद परिस्थिति अभिलेख, हरिशेन ने इसकी रचना की है, जो कि कौन थे? गुप्त शासक समुद्रगुप्त के राजकवि थे। भाषा थी संस्कृत। अभिलेखों में प्रभावती गुप्ता थी, जो कि एक महिला शासिका थी। इनके द्वारा भूमि दान किए जाने की जानकारी मिलती है। इसको अच्छे से याद कर लें प्यारे विद्यार्थियों। हर्ष चरित्र पे टिप्पणी। अभिलेख आज भी इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी के महत्वपूर्ण साधन है। अभिलेख क्या होते थे? राजा महाराजाओं के समय उनके द्वारा किए गए कामों का कुछ उल्लेख हुआ है, ग्रंथ लिखे गए, उनको कहा गया अभिलेख। मगध के शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के प्रमुख कारण क्या थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मगध शक्तिशाली क्यों बना? क्योंकि 16 महाजनपद था, उनमें मगध इतना शक्तिशाली क्यों था? कारण था उसके पीछे कि इसके पास, ये जिस क्षेत्र में था जहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियों का एक उपजाऊ क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ लोहे की खानें खूब मिली हैं और लोहे के कृषि उपकरण आसानी से बनाए जा सकते थे, हथियार आसानी से बनाए जा सकते थे, और यहाँ जंगलों की संख्या में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध हो जाते थे, जो कि उस समय महाराजाओं की जो सेना का प्रमुख भाग होता था वो कौन होते थे? हाथी होते थे, हाथी सेना होती थी। वर्तमान की तरह गाड़ियाँ नहीं होती थी उस समय। अशोक के धम्मे से आप क्या समझते हैं? तो अशोक का जो धर्म का सिद्धांत है वो हमने देख लिया, बहुत ही सरल और सार्वभौमिक था। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की 2 सीमा बताइए। हरिशेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की चारित्रिक विशेषता, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। शक शासक रुद्र दामन के अभिलेख। सुदर्शन झील के बारे में विवरण देना है प्यारे विद्यार्थियों की। सुदर्शन झील का निर्माण है वो किसने करवाया, क्यों करवाया? तो उस समय अकाल पड़ गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करना। महाजनपद और उनकी राजधानियां, इनको सुमेलित करना है प्यारे विद्यार्थियों। महाजनपद की प्रमुख विशेषता बतानी कि महाजनपद क्या हुआ करते थे और यहाँ के शासक थे, राजा थे, वो कैसे शासन करते थे। अशोक द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधार। अशोक ने कौन कौन से सुधार किए? तो ये बहुत ही सरल है, तो इनको आप एक बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा कि अशोक को महान राजा क्यों कहते हैं, महान शासक क्यों कहते हैं। तो उनके द्वारा ये काम किए गए इसलिए महान शासक कहा गया उनको। भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में जेम्स प्रिंसेप के शोध कार्य। जेम्स प्रिंसेप इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त हुआ था। कब? 1838 के समय अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अध्ययन निकाला और जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनको भी इनके द्वारा पढ़ा गया, रिसर्च किया गया और उनमें बताया गया कि इनकी क्या विशेषताएं थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि के क्षेत्रों में आए मुख्य परिवर्तन। उस समय किस प्रकार से, कौन से औजार थे कृषि करने के, कौन से थे सिंचाई करने के। आरंभिक इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण था और मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या था। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा स्रोत क्यों माना। अशोक के शासन को आज भी याद किया जाता है और आधुनिक जो शासक हैं, आधुनिक जो कहने का मतलब वर्तमान में राजा महाराजाओं का तो शासन रहा नहीं, फिर भी अशोक के शासन को एक आदर्श मानते हैं। तो ऐसा उनके द्वारा इतने अच्छे काम किए गए प्रजा के लिए, वो आज भी आदर्श माने गए। तो इनको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट अपना चैप्टर है बंधुत्व, जाति, वर्ग, आरंभिक समाज। महाभारत का समालोचनात्मक बंधुत्व यानी भाईचारा आरंभिक समाज में किस प्रकार से था। तो महाभारत तो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो सुना जरूर होगा कि महाभारत में किन 2 कुलों के बीच, एक ही कुल के 2 परिवारों के बीच, कहने का मतलब एक ही कुल था
दो परिवार थे, कौरव और पांडव, उनके बीच जो युद्ध हुआ उसी का उल्लेख है। और उसमें श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान है, वो गीता ज्ञान, उसका उल्लेख हुआ है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना कब शुरू होती है? 1919 में। समालोचनात्मक संस्करण हेतु महाभारत की विभिन्न लिपियां खोजी गई, पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया संस्कृत भाषा में। महाभारत की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। प्राचीन समय में संस्कृत ही हुआ करती थी और संस्कृत ही हिंदी की जननी है, इसीलिए है क्योंकि हिंदी निकली कहाँ से? संस्कृत से निकली पहले। तो ये तो ध्यान रखें, आप किसी भी ग्रंथ की भाषा पूछ लें तो संस्कृत तो आप लिख ही दें, कुछ भी नहीं आता है तो। महाभारत की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। किन शासकों को उनके मात्र नाम से जाना जाता है अथवा किस राजवंश के शासकों को माता का नाम जोड़ दिया जाता है पहले? वो हैं सातवाहन शासक, गौतमी पुत्र सातकर्णी, बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं। मनुस्मृति का संकलन किस भाषा में हुआ है? ये भी संस्कृत में। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह में प्रकार कितने विवाह बताए गए? 8 विवाह। अच्छे से याद कर लें, 8 विवाह कौन कौन से हैं। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये इतिहास के विषय में रखा गया है। विशाल महाकाव्य महाभारत ने वर्तमान में कितने श्लोक हैं? तो ये 1 लाख से अधिक है। इसमें कितने श्लोक हैं? 1 लाख से अधिक। वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया गया है? ऋग्वेद का। वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था प्रमाणित करने के लिए ऋग्वेद का उदाहरण दिया जाता है। साहित्य परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चांडालों के बारे में क्या कथन सत्य नहीं है? तो चांडाल क्या होते थे? जो कि गांव के बाहर रहते थे, लोहे के आभूषण पहनते थे, और लोग तो सोने के चांदी के पहनते थे, ये लोग लोहे के पहनते थे। फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करते थे, यज्ञ में भाग लेते थे, ये नहीं है क्योंकि यज्ञ में चांडालों को भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता था। कौरवों के ज्येष्ठ गंधारी के पुत्र कौन थे? दुर्योधन। मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके बताए गए? 7 तरीके। मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके बताए गए? 6 तरीके। पुरुष को एक तरीका ज्यादा दे दिया। शास्त्रों के अनुसार केवल राजा हो सकते हैं कौन? क्षत्रिय। शास्त्रों में क्या कहा गया है कि राजा कौन हो सकता है? सिर्फ क्षत्रिय हो सकता है। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में 47 वर्ष लग गए थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। संस्कृत ग्रंथ में कुल और जाति के प्रयोग किसके लिए होते थे? परिवार और जाति और बांधों के बड़े समूह के लिए होता था। पिता पुत्र, फिर पुत्र और फिर परपौत्र को संपत्ति की व्यवस्था होती है, उसको क्या कहते हैं? पितृवंशिका। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पर पितृवंशिका क्या होती है? पिता के द्वारा जो वंश चलता है, पहले पिता, फिर उसका पुत्र, फिर परपौत्र, इस प्रकार से जो शासन व्यवस्था चलती है उसको कहते हैं पितृसत्तात्मक। कौरव और पांडव कुरु वंश से संबंधित थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कुरु वंश से कौरव और पांडव। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे। अंतर्विवाह किसको कहा गया है? जो वैवाहिक समूह के मध्य ही होते थे। एक ही समूह के मध्य जो विवाह होता था उसको कहते थे अंतर्विवाह। अधिकतर राजवंश 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पितृवंशिका प्रणाली का ही अनुसरण करते थे। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व ही क्यों, वर्तमान में भी पितृवंशिका ही वंश ही चल रहा है। शौर्य, युद्ध और वर्षा एक प्रकार के देवता थे, वो थे इंद्र। वर्षा के देवता ही शौर्य के और युद्ध के देवता माने गए। धर्मशास्त्रों और जो सूत्र होते थे उनमें 4 वर्णों का नियम मिलता है। आरंभिक अभिलेखों में एक से प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन हुए जिन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया है। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। महाश्वेता देवी की लघु कथा शीर्षक कुंती और निषादी है। समूह के अंत्येष्टि और मर्त पशुओं को छूने वाले को क्या कहा जाता था? चांडाल। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चांडाल किसको कहा जाता था? जो मरे हुए पशुओं के शरीर को छूते थे, मर्त पशुओं के शरीर से खाल वगैरह हटाते थे, उनको चांडाल कहा गया है। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची बनाई गई है कि चांडालों के क्या कर्तव्य हुआ करते थे।
महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच, एक कुल के दो परिवार कौरव और पांडव की कथा है। गोत्र प्रणाली 1000 ईस्वी पूर्व के बाद में प्रचलन में आई है। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं तो हम संबंधी कहते हैं। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। सातवाहन शासक भारत में कहाँ पे शासन करते थे? दक्षिणी पश्चिम में। भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग होता था वहाँ सातवाहन शासक शासन करते थे। आख्यान कहानियों का संग्रह होता था। उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन? भाटसारथी। महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाटसारथी थे, जिन्हें सूत कहा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है प्यारे विद्यार्थियों। महाभारत का उपदेशात्मक अंश, तो ये बहुत ही सरल चैप्टर है, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लें कि पुरुष सूक्त कहाँ से लिया गया है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। मंदसौर अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश से, और आई बुनकरों की एक श्रेणी मूलतः कहाँ की निवासी थी। बुनकरों का उल्लेख हुआ इसमें मंदसौर अभिलेख में। ब्राह्मणों द्वारा स्थापित दैवीय व्यवस्था में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण अच्छे से याद कर लें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सातवाहन राजा के बारे में भी अच्छे से याद कर लें प्यारे विद्यार्थियों। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह और विवाह के 8 प्रकार बताए गए। 8 प्रकार आपको अच्छे से याद करने। वर्ण और जाति का अंतर बताना है। वर्ण तो 4 होते थे, जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था माना गया कि देवताओं ने दी है, और जाति व्यवस्था जन्म पे आधारित हो गई। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य, उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था और रात्रि में गांव और जो नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते, मरे हुए जो भी लोगों के वस्त्र होते थे वो पहनते थे, लोहे के आभूषण पहनते। उनको जल्लाद के रूप में काम करने के लिए दिया जाता था। धन अर्जित करने के तरीके भी याद कर लें। मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के तरीकों का उल्लेख किया गया, वो किया गया 6, और पुरुषों के लिए कितना किया गया? 7। 7 तरीके कौन से हो सकते हैं? जैसे विरासत हो सकती है, खोज हो सकती है, खरीद हो सकती है, विजित करके हो सकती है, और निवेश हो सकता है, कार्य द्वारा हो सकता है, सज्जनों द्वारा दी गई भेंट हो सकता है, और महिलाओं के लिए वैवाहिक अग्नि के सामने मिली भेंट हो सकती है जिसको स्त्री धन कहते हैं। वधुगमन के समय मिली भेंट हो सकती है। स्नेह के प्रतीक के रूप में प्राप्त उपहार हो सकता है। माता पिता द्वारा दिया गया उपहार हो सकता है। प्रवर्ती काल में मिली भेंट हो सकती है। अनुरागी पति से प्राप्त भेंट हो सकती है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में हमारे राजा महाराजाओं के समय अनेक यात्री आए। उन्होंने विचार किया कि भारत की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, यहाँ के लोग किस प्रकार से विश्वास करते हैं, यहाँ की इमारतों का जो निर्माण की जो कला है वो कैसी है। सांची के स्तूप का पता लगाने वाले विद्वान का नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है प्यारे विद्यार्थियों, इनको अच्छे से याद कर लें। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों के चिंतन परंपराओं का उल्लेख हुआ है। कितने? 64। त्रिपिटक, 3 टोकरियां का संबंध संग्रह है, वह है वैशाली या वैशाली बिहार में बुलाई गई सभा के लिए किया गया था। और ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। दीपवंश और महावंश श्रीलंका का बौद्ध इतिहास मिलता है इसमें। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फायान और हेनसांग जैसे जो तीर्थयात्री थे वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए थे। फायान और हेनसांग आजीविक, नित्यवादी और भौतिकवादी।
आजीविक होते थे वो नित्यवादी होते थे, और लोकायत होते थे वो भौतिकवादी होते थे। इनको भी अच्छे से याद करें प्यारे विद्यार्थियों। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से थे। बौद्ध काल में सबसे प्रभावशाली शिक्षक किसको माना गया? महात्मा बुद्ध को माना गया। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये शाक्य कुल में जन्मे थे। थेरी किसको कहा गया? ऐसी महिलाएं जिन्होंने निवारण प्राप्त कर लिया, थेरी गाथा। थेरी कहा गया महिलाओं को। थेरी गाथा में जो भी भिखुमियों द्वारा रचित ग्रंथों का संकलन किया गया और वो सुत्त पिटक का हिस्सा है, उसको कहा गया थेरी गाथा। महापरिनिवारण सुत्त पिटक का हिस्सा होता था। शेष नाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? देवगढ़ से। इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। बौद्ध इमारतें संरचनात्मक स्तूप के अंगों का उल्लेख करते हुए सांची के स्तूप की लोक कला पर प्रकाश डालिए। तो सांची के स्तूप की जो लोक कला, अंड होता था वो क्या होता था? गोलार्ध लिया हुआ मिट्टी का टीला होता था। हर्मिका क्या होता था? अंड के ऊपर बना छज्जे जैसा एक ढांचा होता था। यष्टि क्या होता था? हर्मिका से निकाला मस्तूल जिस पर छतरी लगी होती थी। वेदिका टीलों के चारों ओर की दीवार होती थी और तोरण द्वार स्तूप का अलंकृत प्रवेश द्वार होता था। तो सांची की स्तूप की लोक कला है, उसको भी दर्शाया गया है। तो अच्छे से याद कर लें इसको। महायान बौद्धयान मत के विकास का उल्लेख करते हुए हीनयान और महायान परंपराओं में अंतर बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। तो ईसा की प्रथम सदी के आसपास जो महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म था, उसकी अवधारणाओं और व्यवहार में अंतर प्रकट हो जाता है और इन अंतरों के परिणाम स्वरूप बोधिसत्व की अवधारणा है वो भर के सामने आती है। तो ये जो हीनयान है वो कौन थे और महायान कौन है? हीनयान पुरानी बौद्ध परंपरा को मानने वाले, और महायान है जो बौद्ध परंपरा में नवीनता लेके आते हैं, नवीन बौद्ध परंपरा। तो इसको अच्छे से याद कर लें। यात्रियों के नजरिए से भारत में यात्री आए और उन्होंने अपने विचार, अपना नजरिया कैसे बताया कि भारत किस प्रकार का एक देश है। इटालवी यात्री मनुची का मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? चिकित्सक के रूप में आए थे इटालवी यात्री मनुची। अल बिरूनी 1017 में किस शासक के साथ गजनी आया था? तो ये मोहम्मद गजनवी के समय। अल बिरूनी द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। अल बिरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी हुई किताब उल हिंद कितने अध्याय में विभाजित है? लगभग 80 में। इब्न तुता किस शासक के समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इब्न तुता से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या है। मिलता जुलता सा नाम है, आपको याद हो ही जाएगा। इब्न तुता में भी ब है, मोहम्मद बिन तुगलक में भी ब है। सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? बर्नियर ने किया है, फ्रांसवा बर्नियर। इब्न तुता वापस अपने घर यानी तजियर जिसको कहते हैं मार्को कब पहुंचा? 1354 में। चीन के विषय में किस विदेशी यात्री के वृत्तांत की तुलना मार्को पोला के वृत्तांत से की जाती है? तो इब्न तुता के ही विचार या उनकी तुलना की जाती है। कौन सा विदेशी यात्री भारत में जो कुछ देखा था उसकी तुलना यूरोप से करता है? तो वो करता है फ्रांसवा बर्नियर, क्योंकि बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का। कौन सा विदेशी यात्री भारतीय डाक प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर चकित हो जाता है? इब्न तुता। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है प्यारे विद्यार्थियों। फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी प्रसिद्ध कृति फ्रांस के शासक लुई 14 को जाकर समर्पित की थी। फ्रांस का था, यूरोप का था, तो भारत की तुलना भी यूरोप से यही करते हैं क्योंकि खुद ही ये यूरोपी थे। यूरोप एक महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप में फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी ये देश हैं, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम। तो ये यूरोप महाद्वीप से तुलना करते हैं भारत की। अल बिरूनी का जन्म कब होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यात्रियों से संबंधित
महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट हैं इनको अच्छे से याद कर लें। इनमें सभी यात्री महत्वपूर्ण हैं, एक भी यात्री को आपको छोड़ना नहीं है। और किस यात्री ने कौन सी पुस्तक लिखी है इसको अच्छे से याद कर लें। भारत के बारे में किस यात्री ने क्या लिखा है। भक्ति और सूफी परंपरा, भक्ति और सूफी परंपरा में क्या है, भक्ति भगवान के प्रति आस्था, सूफी यानी मुस्लिम जो भक्त थे उनकी परंपरा है या उनकी जो आस्था है उसको कहा गया है सूफी। तो दोनों ने समाज में किस प्रकार से समाज सुधार में योगदान दिया, किस प्रकार से अपनी भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया, इसी के बारे में एक चैप्टर है। मणि चक्करकार किसके अनुयायी थे, तो ये थे शिव जी के। समय को शिव की प्रेसी मानकर अपनी प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करने वाली अलवार महिला संत है, वो कौन है, यह है अंडाल। ये कई बार पूछा जाता है। अलवार महिला संत को किस नाम से जाना जाता है, अलवार महिला संत। यानी अलवार जो एक संप्रदाय है भगवान विष्णु के प्रति प्रेम का, उसको मानने वाली महिला, शिष्य कहें या संत कहें, वो है अंडाल। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें भी सभी जो शैव हैं, शैव हैं जो कि शिव जी के भक्त हैं, और विष्णु जी के जो भक्त हैं वो अलवार हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लें कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कहाँ से और किसके नेतृत्व में प्रारंभ होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये तमिलनाडु से प्रारंभ होता है, दक्षिणी भारत के तमिलनाडु से। और किस रूप में होता है, अलवार जो कि विष्णु जी को मानते हैं, नयनार जो कि शिव जी को मानते हैं। सूफी संतों और सुल्तानों में तनाव उत्पन्न होने के 2 कारण बताने। सूफी संत जो कि मुस्लिम धर्म के समाज सुधारक, धर्म सुधारक हुआ करते थे, वो सुल्तान यानी राजा सूफी संतों के अनुयायियों के द्वारा उनके समक्ष झुककर प्रणाम करना एवं कदम चूमना। सूफी संतों द्वारा आडंबरपूर्ण उपाधियों को धारण करना। तो इससे बने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी। मीराबाई के बारे में अच्छे से याद कर लें। सूफीवाद के प्रमुख धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं पर चर्चा कीजिए। भक्ति आंदोलन में अलनार और नैनार परंपरा में क्या अंतर था, तो मोटा मोटा तो मैंने बता दिया, आप अच्छे से याद कर लें। अलवार होते थे वो विष्णु के भक्त और नैनार होते थे वो शिव के भक्त। अलनार संतों की संख्या 12 थी और नैनार के 63 थे। शिव जी के भक्त थे वो बहुत ज़्यादा थे। अलनार संतों की रचनाओं का संकलन एक ग्रंथ है नलदीरादि व्यय प्रबंधन में, और नैनार संतों की रचना का संकलन तवरम में किया गया है। चिश्ती सिलसिला और इसके जो भी संत हुए हैं उनके भी नाम याद रखने हैं आपको। मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में प्रमुख दरगाह बनी हुई है, ये क्या कहते हैं, भक्ति परंपरा के अनुयायी एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करते हैं जिन्हें कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसी प्रकार सूफी संत भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। कौन से वाद में विश्वास करते थे, कि जो भगवान है वो एक ही है, यानी जो एक पावर है सर्वशक्तिमान वो एक ही है, उसके नाम हमने अलग अलग दे दिए हैं, इसी को कहते हैं एकेश्वरवाद। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, कब की, और इसका शासन प्रशासन कैसे चला, उसी के बारे में ये चैप्टर है, 6 नंबर का है। वास्को डी गामा भारत की खोज करता हुआ कब भारत पहुंचता है, 1498 में। वेरी मोस्ट। तालीकोट का युद्ध कब होता है, ये होता है 1565 में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। तालीकोट का युद्ध है वो विजयनगर की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, राम राय। तालीकोट का युद्ध किस किस के बीच होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। और इसमें हम्पी की खोज किसने की तथा किस पद पे वे कार्यरत थे। हम्पी की खोज की थी कर्नल कार्लिन मैकेंजी ने, और मैकेंजी भारत के पहले सर्वेयर जनरल बनाए गए थे। तो तालीकोट के युद्ध
के बारे में आपको अच्छे से याद करना है। विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण किन किन राजवंशों का योगदान रहा? पल्लव, चोल, चालुक्य, होयसाल, सबका योगदान रहता है। और इस चैप्टर से बनने वाले वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको याद करना है और याद करके ही एग्जाम में जाना है, कोई लापरवाही नहीं करनी। अध्याय 8 है किसान, जमींदार राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। ये चैप्टर है किसान और जमींदारों का किस प्रकार से मुगल साम्राज्य में काम करने का तरीका था, कैसे इन लोगों का क्या शासन और प्रशासन में योगदान था, कितना इनसे टैक्स लिया जाता था, ये दुखी थे सुखी थे। तुझे बाबरी ग्रंथ किसने और किस भाषा में लिखा? तो बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में। बाबरनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में। पंजाब के शाह नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। तंबाकू पर पाबंदी किस मुगल शासक ने लगाई थी? वो थी जहांगीर। तो इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो प्रश्न हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनमें से कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अपनी PDF खोलें और आसानी से इनको याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, मुगल शासन के समय, मुगल शासन आपको पता है, और मुगल शासन के समय भारत में किस प्रकार से शासन प्रशासन चलता है और वह उस समय किसानों की स्थिति क्या थी, वो चैप्टर है। और अब जो चैप्टर है वह उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद यानी जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था, देहात का मतलब ग्रामीण क्षेत्र। तो किस प्रकार से अंग्रेजी शासन व्यवस्था द्वारा भारत के ग्रामीण किसानों से टैक्स लिया जाता था, किस प्रकार से उनके स्थायी बंदोबस्त, ये बंदोबस्त, वो बंदोबस्त, कई प्रकार की कृषि प्रणाली या कहें कि नियम कानून किसानों पर लागू किए, उन्हीं को कहते हैं वो बंदोबस्त। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये बंगाल में। स्तंभदारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 1793 में। इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। 5वीं रिपोर्ट किस समय ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी? 1813 में। 5वीं रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इसमें ऐसा क्या था ये भी अच्छे से याद करें। दिक्कू किसे कहा गया है? तो दिक्कू कहा गया है साहूकारों को। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब रखी गई? तो ये रखी गई 1878 में। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना 1857 में। 1857 की क्रांति भी प्रसिद्ध है, तो ये साल तो उससे कनेक्ट करके याद कर लें। कपास आपूर्ति संघ कहाँ स्थापित किया गया था? ब्रिटेन में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी 1859 में। तो 1793 में बंगाल में स्तंभदारी बंदोबस्त लागू किया गया। उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? कॉर्नवालिस। अमला कौन होता था? तो राजस्व इकट्ठा करने वाला एक अधिकारी होता था, उसको क्या कहा जाता था? अमला। जोतदार कौन होते थे? तो धनी किसान होते थे, उनको जोतदार कहते थे। अमेरिका में गृह युद्ध कब प्रारंभ हो जाता है? तो 1861 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों में के विषय में कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी? 5वीं रिपोर्ट। 5वीं रिपोर्ट क्या थी? ये प्रश्न आप कैसे हल करेंगे? तो भारत में ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपना प्रशासन कैसे चला रही है, उसी पे एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसका नाम है 5वीं रिपोर्ट। दाहिने कोह का क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है संथाल जनजाति। संथाल कौन होते थे? पहाड़िया कौन होते थे? ये जो बंदोबस्त लागू किए गए, ये कौन सी व्यवस्था और कहाँ लागू की गई? इसमें राजस्व की व्यवस्था हुआ करती थी कि अंग्रेजी सरकार कैसे टैक्स लेगी किसानों से, क्योंकि अब शासन किसका आ चुका है? अंग्रेजी शासन का। उससे पहले हमने किसका पढ़ा? मौर्य साम्राज्य पढ़ा, फिर हमने मुगल पढ़े, बीच में और भी कई शासक आए तो उनके भी इतिहास पढ़े, उनका काम करने का तरीका पढ़ा, विदेशी यात्री आए भारत, उनका पढ़ा। तो यही इतिहास है। दिक्कू साहूकारों को कहा गया। संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में होता है? तो 1855-56 में होता है, सिंधु, मांझी और कान्हू के नेतृत्व में। तो ये याद कर ले, मांझी और कान्हू को।
सूर्यास्त का नियम और कानून क्या होता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस कानून के अनुसार यदि जमींदार द्वारा निश्चित तारीख से पूर्व यानी सूर्यास्त होने से पहले तक लगान या भू राजस्व नहीं दिया गया तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। तो इसमें जो जमींदार होते थे, किसान होते थे, दक्खन दंगा रिपोर्ट क्या थी? इसके अनुसार रैयत विद्रोह का क्या कारण था? तो ये भी आपको अच्छे से याद करनी है। दक्खन दंगा रिपोर्ट, दक्खन जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मुंबई के आसपास का जो क्षेत्र है वो दक्खन है। जब विद्रोह दक्खन में फैला तो भारत सरकार के दबाव के कारण मुंबई सरकार ने दंगों की जांच के लिए एक आयोग गठित कर दिया था, जिसका नाम था दक्खन दंगा। दक्खन दंगा आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की वो 1878 में ब्रिटिश संसद में पेश कर दी जाती है। और इसमें कारण क्या माना गया है कि इसमें कहा गया कि दक्खन विद्रोह का मूल कारण सरकारी मांग नहीं थी, बल्कि ये विद्रोह ऋणदाताओं या साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। क्योंकि प्राचीन समय में जो एक किसान होता था वो 2-3 सत्ताओं से ग्रसित रहता था। एक तो राजा, उसके नीचे जो सामंत होते थे, सामंत से भी नीचे साहूकार होते थे। तो इस प्रकार से किसान का सभी लोग शोषण करते थे। तो इनको अच्छे से याद करना है प्यारे विद्यार्थियों। और आपको पता भी चले कि प्राचीन समय में किस प्रकार से भारत का शासन और प्रशासन चलाया जाता था, और वर्तमान से उनकी आप तुलना भी कर सकते हैं। पहाड़िया लोगों की आजीविका को अच्छे से याद कर लें कि पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी। पहाड़िया लोग कौन थे और संथाल लोग कौन थे, ये भी याद कर लें। कुदाल क्या होती थी और कुदाल का संबंध किन जाति से है? पहाड़िया जनजाति से ही है। इनके जीवन का प्रतीक माना गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, संथाल के बारे में अच्छे से याद कर लें। दाहिने कोह पे टिप्पणी याद कर लें। भाड़ा पत्र क्या होता था? तो इस चैप्टर से बनने वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एक ही जगह सेलेक्ट करके आपको दे दिया है। और ऑब्जेक्टिव पर्सन, फिर आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न, फिर आपके अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, किस चैप्टर से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे वो भी सब एक ही जगह दे दिया है। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। फिरंगी शब्द किसके लिए यूज किया जाता था? ब्रिटिश जो भी लोग थे उनके लिए यूज किया जाता था। 1857 के दौरान अवध की विद्रोही पुलिस के कप्तान कौन थे? हियर्स। तो इससे संबंधित वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये चैप्टर प्यारे विद्यार्थियों 1857 की क्रांति पे है। विद्रोही और राज। विद्रोही जो कि शासन का विरोध कर रहे थे, और राज क्या था? ब्रिटिश शासन। जो ब्रिटिश कंपनी थी उस समय, ब्रिटिश शासन नहीं आया था। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन का सीधा ब्रिटिश संसद का शासन आता है। तो इसमें काफ़ी चेंज भी आते हैं, कानून व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार होते हैं 1857 की क्रांति के बाद। क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार को ये स्पष्ट संदेह हो गया था, स्पष्ट उनको पता चल गया था, कहने का मतलब कि अब भारत में ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन 7 नंबर का चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी को हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बनने वाले प्रश्न आपको कहीं समझ में नहीं आएंगे, सब समझ में आ जाएंगे। बस एक बार एग्जाम से पहले आप पढ़ के जरूर जाएं। तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम सब जानते हैं और उन्हीं से संबंधित प्रश्न है ये। गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, किस प्रकार से अंग्रेजी शासन का विरोध किया। तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इनको अच्छे से याद कर लें। खिलाफत आंदोलन जो कि असहयोग आंदोलन के ही समय चल रहा था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो इससे बड़ा प्रश्न भी आएगा, ये भी याद कर लें। संविधान का निर्माण, अंक 12-6 प्यारे विद्यार्थियों। भारत का संविधान कब और किसके द्वारा लिखा गया? तो संविधान बनाने वाली एक संस्था थी जिसको कहते हैं संविधान सभा। संविधान सभा में संविधान जब बन रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान बना था। और भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हर एक धारा पर संविधान सभा में विचार विमर्श और सहमति से कार्य होता है।
यानी जिस भी पॉइंट पे सभी सहमत होते थे उसी को संविधान में शामिल किया गया और भारत की परिस्थितियों के अनुसार शामिल किया गया। यूँ नहीं कि हमने किसी भी देश के संविधान की नकल की है, हमने अपने देश में जो भी परिस्थितियां थी उसके अनुसार संविधान में उनको शामिल किया है। और अब हम प्यारे विद्यार्थियों मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे और मॉडल पेपर हम हल करेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों आप अच्छे से याद कर लें अपनी PDF और बुकलेट, ताकि आपका इतिहास विषय में एक भी मार्क्स नहीं कटे। आज हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्ज़ाम इतिहास विषय पर बात की है 12th क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के साथ। प्यारे विद्यार्थियों 2 मॉडल पेपर एग्जाम से पहले मैं आपको करवा दूंगी। ऑल द बेस्ट।